लोग बोर्ड पे। बाबुल लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन। हिंद चीन क्षेत्र पढ़े थे आप? हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन आता था? लाओस, वियतनाम और तो बाबू लाओस, वियतनाम, कंबोडिया उसको हिंद क्षेत्र बोले। तो हिंद क्षेत्र में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करना है बाबू। तो सुनेंगे आंसर। क्या हुआ था सबसे पहले हिंद चीन में? सबसे पहले कहा बाबू? हिंद चीन में 17वीं शताब्दी में। कब मेरे भाई? 17वीं शताब्दी में ही बड़ी संख्या में व्यापारियों के साथ ईसाई पादरी भी हिंद चीन पहुंचने लगे थे। फ्रांस के पहले व्यापारी लोग आता था कहाँ में? हिंद चीन वाले क्षेत्र में, यानी लाओस, वियतनाम और कंबोडिया वाले क्षेत्र में। सबसे पहले कौन लोग आता था? व्यापारी लोग आता था। लेकिन 17वीं शताब्दी तक व्यापारी के साथ साथ ईसाई पादरी भी, जैसे हिंदू के मंदिर में क्या होता है? साधु जी होते हैं, मस्जिद में इमाम होते हैं, उसी प्रकार ईसाई का मठ में क्या होते हैं? पादरी होते हैं बाबू। तो 17वीं शताब्दी के अंत तक हिंद चीन क्षेत्र में कौन? व्यापारी के साथ साथ फ्रांस के ईसाई पादरी भी कहा करने लगे थे, पहुंचने लगे थे। और तो और सुनिए, 1862 ईस्वी में पाकिस्तान अपने सैन्य बल के से अनाम पर क्या कर लिया? अनाम वियतनाम का एक प्रांत था। अनाम वियतनाम का एक, ये जो फ्रांस है वो न मौका देखा और मार दिया कच्ची चौका। देखा कि हमारे व्यापारी लोग वहाँ पे व्यापार कर ही रहा है, हमारे ईसाई पादरी लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं, काहे न यही मौका पे चौका मारे। और उन्हें अपना 1862 में अपना सैन्य बल वहाँ पे लेके गया और दक्षिण वहाँ हिंद चीन के कौन प्रांत में? अनाम प्रांत पे अधिकार जमा लिया। 1863 में कंबोडिया के साथ साथ एक साल के बाद इतना ही भटियारा के का लगल था, हवाल था कि 1862 में कहा अनाम के कब्जा किया जो कि हिंद चीन में है। उसके बाद 1863 में कंबोडिया के साथ साथ कौन? तोकिन पर भी क्या कर लिया? अपना अधिकार। इसी तरह से 20वीं शताब्दी तक, 20वीं शताब्दी के आरंभ तक पूरे हिंद चीन क्षेत्र में फ्रांस अपना अधिकार का कर लिया। ये लघुतरीय प्रश्न का पहला प्रश्न था। क्वेश्चन है हिंद चीन में फ्रांसीसी विस्तार का वर्णन करें। तो बाबू उसके बारे में आप सुनिएगा। सबसे पहले फ्रांस के व्यापारी लोग हिंद चीन में आए थे व्यापार करने, जबकि 17वीं शताब्दी तक के बहुत सारे व्यापारी के साथ साथ फ्रांस के बहुत सारे ईसाई पादरी भी हिंद चीन क्षेत्र पहुंच चुके थे। और 1862 में फिर क्या किया कि फ्रांस अपना सैन्य बल के साथ हिंद चीन का एक क्षेत्र था अनाम प्रांत, उस पर अपना क्या कर लिया? अधिकार जमा लिया। और 1863 में कंबोडिया के साथ साथ कहा तो किंग पर भी क्या कर लिया? अधिकार जमा लिया। और 20वीं शताब्दी आते आते ऐसी एकागो करते 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 पूरा हिंद चीन क्षेत्र में अपना अधिकार जमा लिया। तो इस क्वेश्चन को आप क्या कर चुके होंगे? समझ चुके होंगे। अंदाजा है आपको याद हो गया होगा। अंदाजा ना जी, पूर्ण विश्वास बोलूं ना। तो सुनिए ए बाबू, एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। रासायनिक हथियार और एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें। कौन हथियार बाबू? रासायनिक हथियार और कौन?
एजेंट ऑरेंज का वर्णन करना है बाबू। ए बाबू बहुत मस्त क्वेश्चन है, आपको याद है? ए बाबू सुनिए, रासायनिक हथियार और एजेंट ऑरेंज नामे से पता चल रहा है बड़ी खतरनाक होगा ना। सुनिए जी, रासायनिक हथियार और एजेंट ऑरेंज का उपयोग अमेरिका द्वारा 1964 में वियतनाम के विरुद्ध किया गया था। पता है ना आपको? जो वियतनाम था उसका एक भाग को समर्थन कर रहा था रूस, और वियतनाम का एक भाग को समर्थन कर रहा था। दोनों के बीच में एकदम बहुत ज़्यादा लड़ाई का माहौल बन गया था ना। तो सुनिएगा, रासायनिक हथियार और एजेंट ऑरेंज का प्रयोग किसने किया था? अमेरिका ने किया था। कहाँ में किया था? वियतनाम में किया था। कब किया था? 1964 में किया था। ये जी सुनो ना जी, तब बताओ ना मास्टर साहब, रासायनिक हथियार का है कौन हथियार? रासायनिक हथियार क्या है? तो सुनिए, रासायनिक हथियार जितना कसैया है इतने कसैया एकरा चलाने वाला है। सुनिए, नापाम एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है। कौन बाबू? नापाम। नापाम एक प्रकार का क्या चीज है? कार्बनिक यौगिक है, जो अग्नि बम में, जो कौन बम में बाबू? गैसोलीन के साथ मिलकर एक ऐसा मिश्रण तैयार करता था जो त्वचा से चिपककर जलता रहता था। इसका व्यापक पैमाने पर वियतनाम में प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? भटियारा अमेरिका ना। बाबू सुनेंगे, रासायनिक हथियार क्या है? तो रासायनिक हथियार बाबू अमेरिका ने यूज किया था। कहाँ में? वियतनाम में। ये होता क्या है बाबू? तो नापाम एगो का चीज है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, माने कि कार्बनिक यौगिक है। तो नापाम को अग्नि बम में गैसोलीन के साथ मिला दिया गया था। नापाम को किसके साथ मिला दिया गया? जब मिला दिया दोनों को तो एक ऐसा मिश्रण बनता था जिसको छींट देने से आदमी के त्वचा पे उछल गया, और आदमी के त्वचा पर जब जल गया ना, तो आप समझ रहे होंगे वो त्वचा का होता था, एकदम जलता जलता रहता था। कितना निर्दयी किस्म के, भटियारा किस्म के एक जानवर देश था। कौन? अमेरिका। कितना क्रूरता करता था। कौन? अमेरिका। निकलेगा इसको एक दिन। तो रासायनिक हथियार आप समझ गए? आप समझिएगा, एजेंट ऑरेंज का था, ये बड़ी खतरनाक था। ये प्रयोग कौन किया था? वही भटियारवा किया था। एजेंट ऑरेंज क्या है बाबू? यह एक प्रकार का एक ऐसा जहर है। एजेंट ऑरेंज का था एक ऐसा जहर था जिससे पेड़ों की पत्तियां तुरंत का होती थी, झुलस जाती थी, एवं पेड़ का होता था। अमेरिका ने इसका इस्तेमाल जंगलों के साथ खेतों और आबादी दोनों पर जमकर किया। इस जहर का असर अगली पीढ़ी से बीमार पैदा होने लगे। सुनिए, एजेंट ऑरेंज का है, यह एक प्रकार का जहर है जिसके छिड़काव से पेड़ों की पत्तियां तुरंत का होती थी, झुलस जाती थी। अमेरिका ने इसका प्रयोग वियतनाम में जंगलों के साथ साथ आदमियों पर भी किया था। सब फसल जल गई थी, सब फसल झुलस जाती थी, पेड़ पौधा का होता था, झुलस जाता था। आप समझिए पर्यावरण के लिए कितना हानिकारक होगा। ये अमेरिका आपने कितना गलती करता है। वियतनाम में इतना गलत काम किया। जापान में 1945 में सुने होंगे, लिटिल बॉय को जी फैटमैन नामक परमाणु बम छिड़क से हमला कर दिया था, गिरा दिया था। वो भटियारा इंसान भारत के कहता है दबा के रखना चाहता है। बच के रही अमेरिका, एक दिन तोरा भारत रोबत तो ना रोबाएगा कि ना। तो एजेंट ऑरेंज बड़ी खराब चीज था ना बाबू। यह एक ऐसा जहर था जिससे पेड़ की पत्तियां तुरंत का होती थी,
बहुत खतरनाक असर, पेड़ पौधा न रहेगा, ऑक्सीजन की मात्रा का होती थी, कम जाती थी, अगला पीढ़ी बीमार पैदा होने लगी। बाबू एक क्वेश्चन और है, हो ची मिन्ह, सुनेंगे, हो ची मिन्ह के विषय में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। केकर बारे में बाबू? हो ची मिन्ह के बारे में। केकर बारे में? हो ची मिन्ह के बारे में। वो क्या लिखना है बाबू? आप पढ़े थे ना, हो ची मिन्ह एक कैसा छात्र था? वियतनामी छात्र था। कहाँ गया था? पेरिस गया था। पेरिस के बाद कहाँ गया था? मॉस्को गया था, रूस में। वहां से कहाँ आया था? वियतनाम में। और एकदम हिला के रख दिया ना। सुनेंगे, ए बाबू, ए मरबू, 1917 ईस्वी में, कितना ईस्वी में? हो ची मिन्ह नामक कौन वैज्ञानिक? हो ची मिन्ह नामक एक छात्र था, वियतनामी छात्र था। वो पेरिस में साम्यवादियों का एक गुट बनाया। हो ची मिन्ह जो था एक वियतनामी छात्र था, पेरिस में पढ़ने के लिए गया था और 1917 में उसने पेरिस में ही काची के साम्यवादियों का एक का बनाया था। बाद में वह शिक्षा प्राप्त करने मॉस्को गया। कहाँ गया? और साम्यवाद से प्रेरित होकर, और काची से प्रेरित होकर 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल का, कितना में बाबू? 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल के का किया। और अंततः 1930 में वियतनाम के बिखरे राष्ट्रवादी गुटों को एकजुट कर दिया था ना बाबू। और सुनेंगे, वियतनाम के बिखरे राष्ट्रवादी गुट को क्या कर दिया था? और कौन पार्टी बनाया? वियतनाम कम्युनिस्ट, जिसको उस भाषा में बोलते हैं वियतनाम कांग सांग देंगे, की स्थापना, जो एक ऐसी विचार का था, उच्च उग्र विचार का था। आओ तक कूट देव मार के ना बाबू। जेनेवा समझौता के बाद उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह की का बनी थी। तो फिर से सुनेंगे, हो ची मिन्ह एक वियतनामी छात्र था जो पेरिस पढ़ने गया था। वहाँ पे उन्होंने एक साम्यवादी का बनाया, गुट बनाया। फिर पढ़ने के लिए उन्होंने कहाँ गया? मॉस्को गया। वहाँ साम्यवादी से प्रेरित होकर वियतनाम में आकर के वियतनाम में वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी का किया, गठन किया। उसके बाद से बाबू कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किया बाबू। और राष्ट्रवादी को इन्होंने क्या किया? एकजुट। वहाँ पहले सभी राष्ट्रवादी गुट अलग अलग था, लेकिन सभी राष्ट्रवादी गुट को एकजुट करने का काम किया। जिसके बाद से जब जिनेवा समझौता हुआ था अमेरिका और एक तरह से बोल दीजिए रूस के बीच, जहाँ पे तृतीय विश्व युद्ध की संभावना बन रही थी, उसे टालने के लिए 1954 में जिनेवा समझौता हुआ था, जिसमें वियतनाम दो भाग में बट गया, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में। उसी उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह की का बनी? काची क्वेश्चन, हो ची मिन्ह मार्ग क्या है? संक्षेप में बताइए। कौन मार्ग बाबू? हो ची मिन्ह मार्ग क्या है? काची में बताना है, संक्षेप में। ए बाबू सुनिएगा, बताए थे ना हो ची मिन्ह मार्ग क्या है, तो सुनिएगा बाबू। हो ची मिन्ह मार्ग हनोई से चलकर, हनोई ऊपर में था ना बाबू मानचित्र में, जो मानचित्र इस तरह का लगभग में थोड़ा बहुत का किए थे, बनाए थे। तो बाबू यहाँ पे कची था? कंबोडिया था। यहाँ पे का था? लाओस था। और ये सब कची था? वियतनाम, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी। तो बाबू फिगर में आपने क्या किया था? बनाया था ऐसा।
तो आपको हम बता रहे हैं वियतनाम में जो हो ची मिन्ह मार्ग था बाबू, कहाँ से जाता था? हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिणी वियतनाम तक। उत्तरी वियतनाम में था हनोई ऊपर में, और ऊपरी वियतनाम में हनोई से चलते हुए लाओस कंबोडिया होते हुए कहाँ था? दक्षिणी वियतनाम में। ऊपर में मान लो हनोई है, हनोई से लाओस, लाओस से कंबोडिया, कंबोडिया से दक्षिणी वियतनाम तक आता था रास्ता, जिससे अनेक कच्ची पक्की काचे बाबू सड़कें निकल के काती। अमेरिका कई बार इसे का करना चाहा, कर चुका था, परंतु वियतनामी इसे तुरंत का करते थे। अमेरिका के शांति करके रख देती न सब वियतनामी मार्ग में। आ भाई अमेरिका इस रास्ता में, और रास्ता बड़ी छुई एक तरह से जंतर मंतर नहीं होता है, भुलक्कर भूल भुलैया। अमेरिका आवे सोचे कि ये रास्ता गया होगा, वहाँ से बड़े मनी रास्ता कट गया, चल गया अमेरिका गलत रास्ता में। होने से वियतनामी क्रांतिकारी आया और कजी से गोरिल्ला युद्ध करते हुए आया, मारा पीटा और मार पीट के फिर से गुफा जंगल में लुका गया। अमेरिका के एकदम शांत कर ले रहता था। तो बाबू हो ची मिन्ह मार्ग हनोई से चलते हुए लाओस कंबोडिया होते हुए दक्षिणी वियतनाम तक आता था। इसे अमेरिका ने कच किया, कई बार क्षतिग्रस्त किया, लेकिन हर बार इसे वियतनामी तुरंत का करते थे, बना लेते थे। इस मार्ग पर नियंत्रण करने के लिए उद्देश्य से अमेरिका लाओस और कंबोडिया पर क्या किया, परंतु वह तीनों तरफ से घिर गया और अंत में उसे वियतनाम छोड़कर क्या करना पड़ा, भागना पड़ा। तो हो ची मिन्ह मार्ग जो था वहाँ वियतनाम में स्वतंत्रता में बहुत अच्छा योगदान का किया था। अब क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लिखे थे बाबू, अमेरिका हिंद चीन में कैसे घुसा? फ्रांस वाला तो पढ़ लिए थे ना, लेकिन अब अमेरिका ही कैसे पहुंच गया था? अमेरिका हिंद चीन में कैसे पहुंचा था, जे सुनिएगा बाबू। अमेरिका हिंद चीन में कैसे पहुंचा सुनिएगा बाबू। अमेरिका हिंद चीन में फ्रांस को समर्थन देने के बहाने घुसा। क्या हो रहा था? वियतनाम में तो दो भाग बटल था, एक उत्तरी वियतनाम और एक उत्तरी वियतनाम में केकर शासन था? रूस के फ्रांस के? रूस के। और दक्षिणी वियतनाम में फ्रांस। उत्तरी वियतनाम में था रूस का अधिकार था, और दक्षिणी वियतनाम में किसका अधिकार था? फ्रांस का। लेकिन फ्रांस का हो रहा था, हारने की कगार पे पहुंचा हुआ था। उसी फ्रांस को बाहर से समर्थन देने के लिए अमेरिका आया कि हम फ्रांस को क्या करेंगे, समर्थन देंगे। इसी बीच फ्रांस युद्ध में क्या करता है, हार जाता है और वहाँ से बाहर चली जाती है, जो कि अमेरिका को सहा नहीं जाता है कि जिसको हम समर्थन कर रहे हैं वो युद्ध हार गया। वो अब अमेरिका डायरेक्टली रूप से कहाँ कूद जाता है, वियतनाम में, वियतनाम के साथ युद्ध में क्या होता है, कूद जाता है। तो देखिए अमेरिका हिंद चीन में फ्रांस को समर्थन देने के बहाने का किया था, घुसा था। धीरे धीरे साम्यवादियों के विरोध में हस्तक्षेप की नीति अपनाना शुरू कर दिया और समर्थन के बहाने धीरे धीरे साम्यवादियों के कच्ची में विरोध में क्या करने लगा, हस्तक्षेप करने लगा, बोलने लगा साम्यवादी के विरोध में। इन्हीं परिस्थितियों में जेनेवा समझौता हुआ। इसी परिस्थिति में 1954 में जेनेवा समझौता हुआ, जब रूस और अमेरिका दोनों आमने सामने के कगार पर था, जिसके अंतर्गत पूरा वियतनाम दो भाग में बट गया, उत्तरी वियतनाम और कौन वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम में साम्यवाद समर्थित सरकार बनी, जबकि दक्षिणी वियतनाम में अमेरिका समर्थित सरकार बनी। वायोदाई के कच्छ में
इस प्रकार अमेरिका वियतनाम में क्या कर गया, प्रवेश कर गया, यानी हिंद चीन में क्या कर गया। अमेरिका एक बहुत ही बदमाश देश, इससे कोई भी नकार नहीं सकता है। झूठ मूठ के खरखाई सगरो करते चलते हैं। बेचारा फ्रांस हार गया था, बाहर हो जाता फ्रांस, अपना वियतनाम में साम्यवादी शासन चलता, जनता की सरकार चलती। ये अमेरिका फिर कहाँ लकूदे गया, फिर 20 वर्ष के बाद भाग ही गया वहाँ से। जिस प्रकार से अफगानिस्तान से भागा ना अबरी, उस प्रकार से वियतनाम से भी क्या कर गया, भाग ही गया था। इस प्रकार से अमेरिका कहाँ पहुंचा था बाबू, हिंद चीन। एक बार फिर से कहाँ बता दे ना, तो देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है हिंद चीन में उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था। हिंद चीन में जो उपनिवेश की स्थापना थी उसका उद्देश्य क्या था। आखिर क्यों हिंद चीन में सब अपने आप को बड़ा साबित करना चाहता था। आखिर क्यों लाओस वियतनाम कंबोडिया में सब अपने आप को शक्तिशाली घोषित करना चाहता था, साबित करना चाहता था। क्यों लाओस वियतनाम कंबोडिया को अपने अधिकार में लेना चाहता था, अपना गुलाम बनाना चाहता था। सुनेंगे आंसर। बाबू, फ्रांस द्वारा हिंद चीन उपनिवेश स्थापना का निम्नलिखित उद्देश्य था। फ्रांस जो हिंद चीन क्षेत्र में उपनिवेश स्थापना करना चाहता था, उसका उपनिवेश माने उसको गुलाम बनाना चाहता था। इसका उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला उद्देश्य है व्यापारिक कची प्रतिस्पर्धा। पहला उद्देश्य का था बाबू, व्यापारिक कची प्रतिस्पर्धा। सुनेंगे, फ्रांस को भारत एवं चीन में स्थित डच एवं ब्रिटिश कंपनियों से व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के लिए हिंद चीन क्षेत्र उचित लगा, जहां से वे दोनों जगहों को संभाल सकते थे। देखिए क्या था ना, सब एक तरह से अपने अपने चक्कर में लगा रहता था। बाबू सुनेगा बाबू, भारत और चीन में कौन लोग, डच एवं ब्रिटिश कंपनी लगाओ के अधिकार था। भारत में सबसे पहले पुर्तगालिया ना आया था उसा, और गोवा में अधिकार कर लिया था। बाद में ब्रिटिश कंपनी ये सब आ गई। तो भारत में और चीन में ब्रिटिश और डच लोग का अधिकार था। उन लोग व्यापार कर रहे थे, जो कि फ्रांस को पसंद ना आ रहा था कि ब्रिटिश, अंग्रेज और डच का व्यापार बढ़े, बिजनेस बढ़े, और फ्रांस का बिजनेस का हो, कम हो। फ्रांस बिजनेस कम करे, फ्रांस का व्यापार कम हो, फ्रांस का इनकम कम हो, वो फ्रांस को पसंद नहीं आ रहा था। इसके लिए उन्होंने सोचा कि भारत पर और चीन पर डच और ब्रिटिश पहले से ही बैठल है, हम कहाँ चल जाते हैं, हिंद चीन वाला क्षेत्र में चल जाते हैं। लाओस, वियतनाम और कंबोडिया वाले क्षेत्र में क्या करते हैं, चले जाते हैं, और वहाँ पे जाकर अपना व्यापार क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो व्यापार करने के प्रतिस्पर्धा के लिए भी वह उसको क्या करना चाहता था, गुलाम बनाना चाहता था। दूसरा कारण क्या है बाबू, कच्चे माल की आपूर्ति। कच्चे माल की कच्ची आपूर्ति। वियतनाम एक कृषि प्रधान देश था। वियतनाम कैसा देश था, एक वियतनाम एक कृषि प्रधान देश था, तथा उसके चीन से सटे राज्यों में खनिज संसाधन जैसे कोयला, टीन, जस्ता आदि का था उपलब्ध था, जिसका उपयोग फ्रांसीसियों अपने उद्योग में करना। फ्रांस दूसरा क्या कारण है वियतनाम में को गुलाम बनाने का, तो कारण है बाबू कि जो वियतनाम था वो कृषि प्रधान देश था, वहाँ से वो कच्चा माल प्राप्त कर सकता था। और तो और वियतनाम का जो इलाका चीन से लगा हुआ है, वहाँ पे बहुत सारे खनिज था, जिस पर लोभी समा गया था किसको, फ्रांस को, कि एकरा कब्जा करेंगे तो वो सब खनिज के हम क्या कर सकते हैं,
उपयोग कर सकते हैं। इस कारण से भी कच्चे माल की आपूर्ति के लिए भी कब्जा के नियत से भी कारण था उपनिवेश बनाने का। तीसरा था असभ्य लोग को सभ्य बनाना। असभ्य लोग को क्या बनाना? फ्रांस द्वारा हिंद चीन में यूरोपीय सभ्यता का प्रचार प्रसार कर वहाँ के लोगों को सभ्य बनाना था। दक्षिणी वियतनाम में सब लोग थे जो थोड़ा सा थे, वियतनाम लाओस कम्बोडिया वाले, वो सब असभ्य लोग थे। उसे दुनिया के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी कि क्या आधुनिकता चीज़ है, क्या मॉडर्न चीज़ है। तो फ्रांस सोचा कि वहाँ पे जो असभ्य लोग हैं उसे हम क्या बनाएंगे। तो ये 3 कारण था बाबू क्या करने का, उपनिवेश बनाने का। उपनिवेश बनाने का कि हिंद चीन क्षेत्र में के कारण 3 कारण। पहला कारण था व्यापारिक प्रतिस्पर्धा। फ्रांस ब्रिटेन और केकरा डच को क्या करता, व्यापार में टक्कर देना चाह रहा था, पहला कारण। दूसरा, फ्रांस वियतनाम में से कच्चा माल का करना चाहता था, प्राप्त करना चाहता था, खनिज को हड़पना चाहता था। तीसरा एक अच्छा कारण था कि वहाँ के जो असभ्य लोग हैं उन्हें क्या बनाना चाहता था, सभ्य बनाना चाहता था। और सुनिए, क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन है। क्वेश्चन सुन लेंगे। माइली गांव की घटना क्या थी, इसका क्या प्रभाव पड़ा। माइली गांव, दीर्घ उतरिए, प्रश्न है मेरे भाई। क्वेश्चन का चाहिए माइली गांव का घटना की क्या करें। क्वेश्चन का है बाबू, माइली गांव की घटना क्या थी, इसका क्या प्रभाव पड़ा ना। तो चलिए क्या करते हैं, देख लेते हैं माइली गांव के घटना। ए बाबू, ए तनी ध्यान से सुनिएगा। दक्षिणी वियतनाम कहाँ में जी, थक कहाँ गए जी कौशल कुमार, इन्हें देखा तो नहीं एनर्जी के साथ। बात करेंगे तो पीटे जाएंगे, बात नहीं कीजिए, बोर्ड पे देखिए और समझिए। दक्षिणी वियतनाम में माइली नामक एक गांव था। माइली नामक गांव कहाँ में था, दक्षिणी वियतनाम में, जहां के लोगों पर वियतकांग समर्थक होने के शक को लेकर अमेरिकी सेना ने पूरे गांव को घेरकर पुरुषों को क्या कर दिया था। बाबू माइली गांव कहाँ में था, दक्षिणी वियतनाम में। और इस गांव में क्या हुआ था, अमेरिका को सेना को लगा कि इस गांव के लोग वियतनामी लोग को समर्थन कर रहे हैं, जो वियतनाम के आज़ादी के लिए लड़ रहा है उसका क्या कर रहा है, समर्थन कर रहा है। इसीलिए भटियारवा अमेरिका इस गांव के सारे पुरुषों को क्या कर दिया और औरतों एवं लड़कियों को क्या करके बंधक बनाकर कई दिनों तक सामूहिक का किया, बलात्कार किया। फिर उन्हें भी क्या करके मार करके पूरे गांव में क्या कर दिया था, अधिकार आग लगा दिया था। अब सुनेंगे, लाशों के बीच दबा एक बूढ़ा जिंदा बच गया था। लाशों के बीच में दबा हुआ एक बूढ़ा व्यक्ति क्या हो गया था, जिंदा बच गया था, जिसने इस घटना को पूरे विश्व के सामने क्या किया, उजागर किया था। जिसका प्रभाव यह हुआ कि पूरे विश्व में अमेरिकी सेना की क्या होने लगी, आलोचना होने लगी। अन्य देशों को कौन कहे, स्वयं अमेरिका में अमेरिकी सैनिकों की थू थू होने लगी। दूसरा देश क्या बोलेगा, खुद अमेरिका के लोग इसे क्या करने लगे, गलत बताने लगे। चलिए, अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन की काफी का हुआ था,
अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ गया, जिसके कारण राष्ट्रपति निक्सन ने शांति स्थापित करने के लिए 5 सूत्रीय योजना की घोषणा की थी, जो इस प्रकार था। बाबू, माइली गांव कहाँ में था? दक्षिणी वियतनाम। अमेरिकी सेना को शक हुआ, अमेरिका वहाँ कब्जा किए हुए था, तो अमेरिकी सेना को शक हुआ कि इस गांव के लोग जो है वो